अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन के अहम तरीन 5 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। उनका ये दौरा इस हवाले से खासा अहम था कि पाकिस्तान के नए सिपा सालार की तकर्री के हवाले से उन्होंने अपने बिरादर बुजुर्ग से कमोबेश 5 बार मुशावरत की। इतलात के मुताबिक उनका ये नीम निजी और नीम सरकारी दौरा, जिसमें उन्हें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मलिक अहमद खान की मुआवनत हासिल थी, इसमें अहम नाम हतमी कर लिए गए हैं। अब सिर्फ रस्मी और ज़ाब्ते की कार्रवाई बाकी है कि कब GHQ सेक्रेटेरिएट से नाम वजारत दिफा के पास आते हैं, कब वजारत दिफा समरी भेजती है और कब वज़ीर आज़म एक नाम को शर्फ कबूलियत बख्शते हैं। बहरहाल कौमी तारीख में ये अपनी नौ का पहला बड़ा फैसला होगा जिसमें कई जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद ये तकर्री कर रहा है। और यह भी एक हकीकत है कि नवाज शरीफ ने अब तक बतौर वज़ीर आज़म 5 आर्मी चीफ्स की तकर्रियाँ की हैं। इसमें सबसे पहले 1991 में जनरल आसिफ नवाज थे। जनरल आसिफ नवाज की वफात के बाद जनरल वहीद काकड़ को 1993 में तैनात किया गया। 1997 में दूसरी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो 1998 में उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सिपा सालार मुकर्रर किया। उसके बाद 2013 में जब नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया और 2016 में उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। और ख्याल किया जा रहा है कि बिलवास्ता तौर पर उन्होंने 6ठी बार ये फैसला किया है। दूसरी तरफ इमरान खान हैं जो शुरू दिन से इस अहम तकर्री पर लंदन में मुशावरत करने के सख्त खिलाफ। पाकिस्तान का भाई 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं। मकसद इनका क्या है? वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का, कि मुल्क के अहम फैसले मुल्क के बाहर हों और वो लोग करें जो 30 साल से मुल्क के पास चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये सुनने में भी आया कि हुकूमत जिसे चाहे आर्मी चीफ मुकर्रर कर दे। खुद हमारे ही प्रोग्राम में ये बात शाह महमूद कुरैशी भी कर चुके हैं कि मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि आप दरअसल ये दबाव ही इसलिए डाल रहे हैं कि उस समरी के कंटेंट्स पर असरअंदाज हुआ जा सके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री या मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन की सूरत में मूव हो सकती है। देखिए, न तकर्री हमने करनी है न एक्सटेंशन का फैसला हमारा है। ये तो हुकूमत वक्त करनी है ना, ये तो PML या PDM की गवर्नमेंट ने करनी है। हमारा से क्या लेना देना है? कोई भी आ जाए, ऑब्वियसली जिसको भी नॉमिनेट किया जाएगा, जो भी होंगे, हम उनके साथ काम करेंगे, हम उनसे इंगेज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जौहरी तब्दीली हालात का मजहर है या कुछ और? इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि क्या लंदन के इत्तफाक राय से हुकूमत के बाकी शराकतदार भी मुत्तफिक हैं? क्या इस हवाले से PDM के बड़ों की बैठक महज एक रस्मी कार्रवाई होगी या मुख्तलिफुल ख्याल जमात-ए-मुमिल इस इत्तेहाद के कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं? पीपुल्स पार्टी जिसकी एक सूबे में हुकूमत भी है, वो लंदन की इन मुलाकातों और फैसलों के बारे में क्या कहती है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर ज़ुमान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए उमूर कश्मीर। कमर ज़ुमान कायरा साहब, ये बताइएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का अहम तरीन मरहला इस वक्त आपकी हुकूमत को दरपेश है, लेकिन सारी मुशावरत जो है वो सिर्फ शरीफ फैमिली या मुस्लिम लीग नून के अंदर नज़र आ रही है। क्या आपको एतमाद में लिया गया इस हवाले से अब तक? देखिए हबीब साहब, आप जानते हैं कि इस तैनाती का इख्तियार तो वज़ीर आज़म साहब का है, और जहाँ तक तल्लक इसमें एतमाद साजी का या एतमाद में लेने का है तो वो हमारी क़यादत को या PDM की बाकी जमातों की क़यादत को ही एतमाद में लिया जाएगा। मेरे लेवल पे या वज़रा के लेवल पे तो ये बात नहीं होगी। और उस लेवल पे यकीनन जब वज़ीर आज़म साहब महसूस करेंगे वो अपनी मशावरत कर लेंगे। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पहले हमसे मशावरत करें फिर अपने घर में करें। वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं अपने भाई और साबिक़ वज़ीर आज़म साहब मियां नवाज शरीफ साहब के पास, तो उनसे उन्होंने और भी कई बातें की होंगी। ये मशावरत को 4 दिन तो जारी नहीं रही होगी, इसके ऊपर तो डिस्कशन जो भी होनी थी उनकी ये भी कहना कि इस पे मशावरत नहीं हुई होगी मुनासिब नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि ना हुई हो,
लेकिन और भी बहुत सारी बातें होंगी उनकी। लेकिन और कायरा साहब, उसमें एक बात ये कही जाती है कि ये जब हुकूमत, आप लोगों ने जब ये हुकूमत बनाई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पे टीवी पे आकर कहा कि हम एक मखसूस माहौल में हुकूमत बना रहे हैं, क्योंकि अगर फलां शख्स को तैनात कर दिया गया तो उसके बाद 2028 तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी। तो जब एक मखसूस मकसद था हुकूमत बनाने का, तो इस पर्टिकुलर मामले में और इस अहम तरीन मामले में फिर आपसे मुशावरत या इतना छुप छुपा के फिर लंदन में मुशावरत, मुल्क से बाहर होना, ये भी कुछ अजीबो गरीब सा नहीं लगता? देखिए, गुजारिश ये है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का खात्मा करके हम गवर्नमेंट में आए, एक तो बुनियादी तौर पे ये था कि वो अपने रफ़का का या अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठे थे और वो हमारे साथ आ गए तो हमारी अक्सरियत हो गई, हमारा ये हक बन गया। दूसरा ये है कि उस वक्त भी मुल्क में महंगाई की एक वेव थी। तीसरा ये है कि खान साहब खारजा पॉलिसी के फेलियर्स में थे और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ मुसलसल उनके ताल्लुकात खराब होते जा रहे थे, उनके अपने वतीरे से, उनकी अपनी हरकत से। चौथा ये था कि वो सारे इदारों से लड़े हुए थे, यानी अदलिया के अंदर भी उनका यही वतीरा था। उसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पूरे अपनी फायरिंग रेंज में रखा हुआ था, गाली गलौज चल रही थी। अदलिया के साथ उनका तसादम था। उस वक्त की अपोजिशन और आज की इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत में, उनको वो नहीं मान रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक पूरा तूफान खोला हुआ था केसेस का, आप भी उसको रिपोर्ट कर रहे थे। सो ये मल्टीपल रीजंस थे कि खान साहब अपनी मर्जी चीजों पे मुसल्लत करते करते इम्बैलेंस का ये लेवल ले आए थे कि खुदा न खास्ता उससे चीजें बहुत खराब हो जाने का इम्कान था। लिहाजा हमने उनके खिलाफ ये फैसला किया। अब उस तैनाती किसी एक फर्द को रोकने का मकसद नहीं था। खान साहब कोई ऐसी हरकत ना कर दें जिससे बैलेंस खराब हो जाए, ये बुनियादी मकसद था और उसमें हम कामयाब हुए। अभी तक एक बात यह भी चल रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी किसी एक उम्मीदवार के ऊपर वो मुत्तफिक थे और उनका नाम भी वो प्रमोट कर रहे थे, तो वो नाम कबूल नहीं किया गया। हबीब साहब, ये तो कयास के घोड़े हैं, जितने दौड़ा लिए जाएं। आपका अंदाजा हो सकता है, आपके किसी और साथी का अंदाजा एक हो सकता है, मेरा अंदाजा दूसरा हो सकता है। हम कुछ ज्यादा ही मसाले मसूले लगा के गुफ्तगू करने के आदी हैं सारे ही। तो हमारे यहाँ ये हर चीज बहुत बहस होती है और बहुत दिनों से ये बहस जारी है। कुछ इमरान खान साहब ने इसको मसाला ज्यादा दे दिया है। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का ओहदा यकीनन बड़ा अहम है और हमारे मुल्क में उसकी अपनी अहमियत जरा ज्यादा है, लेकिन जिस कदर हम डिबेट कर रहे हैं, यूं लगता है कि जिस तरह सारे मुल्क का निजाम इसी एक ओहदे के गिर्द घूमना है, शायद ये कुछ ज्यादा हमने इसके ऊपर मुबाहिसा छेड़ दिया है। ये एक आईनी तरीकाकार है, इस पे तय हो जाएगा। ये क्यास है, जरदारी साहब को कौन पसंद है, मियाँ साहब को कौन पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, अच्छा किसके साथ ताल्लुक, ये हम क्यास के घोड़े दौड़ा रहे हैं। ना आप जरदारी साहब से मिले हैं कि आपके पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज है, ना आपके किसी दोस्त को उन्होंने कोई खबर दी है, ना मियाँ साहब से किसी को खबर मिली है। ये क्यास के घोड़े हैं, सब दौड़ा रहे हैं। अच्छा, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कायरा साहब ये हो रहा है कि 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद, यानी 13 जमातों का एक इत्तेहाद है जो बाकायदा तौर पर ऐसी पोजीशन में है जहां पे एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसकी तैनाती का सवाल दरपेश है। आप इसको माजी के तजर्बात में की रोशनी में क्या समझते हैं कि ये एक डिफरेंट चीज़ होगी और ज़्यादा मुत्तफ़िक़ अलैह फैसला होगा? इसमें बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार है, उन्होंने ये फैसला करना है। ये फैसला बिल्कुल वक्त पे होगा। जिससे वो मुशावरत समझेंगे वो कर लेंगे और जायज़ मुशावरत हो जाने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये इख्तियार वज़ीर आज़म साहब का है। इत्तेहादी जमातों से भी, क्योंकि उनका मैंडेट है और उससे भी मुशावरत वो करेंगे, तो यकीनन इस पे इत्तफाक राय हो जाएगा। किसी नाम पे कोई इख्तलाफ नहीं होगा, कायरा साहब, जो भी नाम आए। कायरा साहब, इमरान खान की जो मुखालफत है, क्या इस तैनाती को टेंट करेगी? क्या इस पे कोई ऐसा निशान, क्योंकि उन्होंने लगा दिया हुआ है आप अब पूरे इत्तेहाद के ऊपर, बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कि उन्होंने अपने मुकदमात अनडू किए हैं, तो क्या उनका एतराज़ कोई मैटर करेगा मुस्तकबिल की नक्शागरी में? देखिए, इमरान खान साहब का तमाम तर इल्जाम लग़व है, गलत है, बेबुनियाद है। अब इससे तल्ख बात मैं नहीं कहना चाहता,
वैसे इसे तल्ख बात कहने की जरूरत है, इसलिए कि खान साहब ये कह रहे हैं कि जो 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, अब वो सारे पे एतराज करेंगे ना, तो इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑब्लिगेशन आपकी में इत्तेहादी आएंगे। जमात का भी एतराज रहा है, एक शख्सियत के हवाले से आपकी इत्तेहादी जमात का भी एतराज छोड़िए, वो अपनी जगह होगा, मैं तो अभी आज की बात कर रहा हूँ जी। खान साहब जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन 5 जनरल्स में मेजॉरिटी ऐसी है जो किसी की गलत कारियों को, मफरूजा गलत कारियों को छुपाने का, उनको सहारा देने के लिए होगी, लिहाजा वो एक शख्स पे नहीं, तो कल जो बंदा भी मुंतखब होगा उस पे नहीं, हुसोएवर मुंतखब होगा उस पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना, खान साहब को ये तो क्यास नहीं है कि वो फलां बंदा ऐसा है, वो तो जिसको वजीर आजम मुंतखब करेंगे इस ओहदे के लिए उस पर ये इल्जाम पहले से उन्होंने ऑलरेडी एक मोहर बनाई हुई है, मोहर लगाई हुई है, उसके माथे पे लगा देनी है कि जनाब ये मैंने पहले कहा। लेकिन कायरा साहब ये आगाज तो आपकी तरफ से हुआ ना, मतलब आप जिस इत्तेहाद का हिस्सा हैं वहां उस तरफ से हुआ ना कि एक मुतय्यन शख्सियत का नाम लेकर ये मफरूजा कायम किया गया कि अगर ये आ गए तो ऐसा होगा, इसलिए हुकूमत का गिराना जरूरी है। किसने कहा आपको, किस शख्सियत का नाम और किस बंदे ने कहा कि फलां नहीं आना चाहिए या आ गया तो ये हो जाएगा? अच्छा चले उनको एक साहब को निकाल दें, बाकी 4 में तो खान साहब का स्टिग्मा पक्का हो गया ना, ठीक है, ये मफरूजा है ना कि जो ये चुनेंगे। अब वजीर आजम साहब उन्हीं 5 में से चुनेंगे, चले एक का आप कह रहे हैं वो भी मेरा और आपका मफरूजा है, हमारे किसी लीडर ने उनका नाम नहीं लिया, किसी बंदे का भी नाम नहीं लिया, लेकिन ये फर्ज मफरूजे बहुत है। अब अर्ज ये है कि बाकी 4 के ऊपर तो खान साहब ने मिन हैसुल जमात एक इल्जाम थोप दिया, और ये तो उनकी टेक्निक है, और मेरा ख्याल है हमें उनकी टेक्निक बाय नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा लगव तरीका है, ये बड़ा फजूल तरीका है कि आप इदारे के सरबराह को बनने से पहले ही एक स्टिग्मेटाइज कर दें, ये बड़ा अफसोस है। और फिर दूसरा ये है कि खान साहब खुद पौने 4 साल हुकूमत में रहे हैं, किस शख्सियत के को उन्होंने छोड़ा है, हर बंदे को पकड़ के जेल में डाला है, नैब में रखा है, मुकम्मल तौर पे उनके खिलाफ केसेस चलाते रहे। आज कहना कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं था या मुझे लेजिस्लेशन अच्छी नहीं मिली, तो किसने लेजिस्लेशन ठीक करनी थी? लेजिस्लेटर्स को किसने ठीक करना था? प्रोसिक्यूशन कमजोर थी तो उसको एम्पावर किसने करना था? किसने हायर करने थे अच्छे वकला? मैंने, आपने, या किसी और ने? ये तो इमरान खान साहब ने करने थे, वो तो किए नहीं। अब आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लोगों को गालियां दिए जा रहे हैं, और उन गालियों के ऊपर हम बहस किए जा रहे हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। ये बताइएगा कि क्या अब तक आपकी जमात से फॉर्मल राब्ता हुआ है, क्योंकि आप सबसे मुस्लिम लीग नून के बाद आप सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, बल्कि जरदारी साहब तो इस इत्तेहाद के आर्किटेक्ट करार दिए जाएं तो गलत ना होगा। किस चीज का राब्ता जी? ये इस तैनाती के हवाले से मैंने अर्ज किया कि ये राब्ता क़यादत की सतह पे हुआ होगा, मुझे इल्म नहीं है, ना ये होगा किसी और को, ये तो चंद लोगों के दरमियान मुशावरत होनी है। मैंने पहले अर्ज किया था हबीब साहब कि हम सारे मुल्क जो है इसके क्यास के घोड़े दौड़ा रहे हैं, आपने भी प्रोग्राम में कोई बहस करनी है, मैंने भी कोई जवाब देने हैं, 10 प्रोग्रामों में मैं जाऊंगा, बाकी भी सारे तो अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, दौड़ाएं। तो आपके ख्याल में ये बताइएगा कि आइंदा जब हम ये जो सियासत से बाहर रहने का फौज की तरफ से बार बार इसरार के साथ ऐलान किया जाता है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की तनकीद नहीं रुक रही, तो आपको क्या लगता है 29 नवंबर के बाद पाकिस्तान की सियासत एक नया मोड़ मुड़ जाएगी जिसमें फौज का कोई किरदार नहीं नजर आ रहा होगा? एक तो हबीब साहब मेरी गुजारिश होगी कि हर चीज सिर्फ हमसे सवाल करते हुए ना हर चीज का जवाब हम इमरान खान को जवाब दे नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम खान साहब को इतना वजन भी नहीं देते, ये तो आपके सवाल हैं, क्योंकि आपके सारे सवालों में इमरान खान के हवाले से है, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं आपकी इज्जत के लिए, वरना मैं इमरान खान को इतना हम नहीं समझता कि मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं। इसके लिए मेरे पास फोरम मौजूद है, मैं उनको जवाब देना चाहूं तो असेंबली में दे लूं, मैं उनको किसी जलसे की तकरीर में दे लूं, किसी प्रोग्राम में दे लूं, तो ये मुनासिब नहीं है। रही बात कि हमारे मुल्क के अंदर फौज का डायरेक्टली पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जा रहा, बिल्कुल रहा, बड़ा तवील अरसा रहा, उसके बाद उनकी मदाखलत का अमल रहा, बिल्कुल रहा, हम भी उसके शाकी रहे, मुस्लिम लीग भी रही, खान साहब भी हैं। फर्क यह है कि खान साहब तो आज भी कह रहे हैं कि उनको मदाखलत करनी चाहिए, उनको आइन तोड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं आइंदा भी आप मेरे फैसिलिटेटर बने,
इनको हटाएं, मुझे लेके आए। हम कह रहे हैं कि जनाब अच्छा अमल है, आपने कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम सब ने सीखा है, हम भी माजी में बड़े तल्ख रहे, हमने माजी से सीखा है, इदारों ने भी सीखा है, अदलिया ने भी सीखा है। अब ये एक मसला जरूर है कि इदारे का इतना तवील अरसे तक सियासी अमल में मुदाखलत का एक माजी है, उससे जान छुड़ाने में कुछ वक्त लगेगा। ठीक। उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होगी। जो भी नए चीफ होंगे और उनकी क्यादत को जो भी टॉप स्फीयर लीडरशिप होगी फौज की, उनको इसके लिए मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, इंटेंशनली इस अमल को आगे बढ़ाता रहना होगा। एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी दोनों तरफ से दबाव आएंगे, दोनों तरफ से इस पे सवाल उठाए जाएंगे और उनको बड़ी बर्दाश्त के साथ, हौसले के साथ इस अमल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब ये आदत पुख्ता होगी मुदाखलत ना करने की। लेकिन अगर अभी वो कह रहे हैं तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहूं नहीं जनाब आपने माजी में किया था लिहाजा मैं आपकी बात नहीं मानता। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इमरान खान तो हूं नहीं कि मैं कहूं कि नहीं जनाब आपको मुदाखलत का अमल जारी रखना चाहिए। मैं कहता हूं यही तरीका है, यही आइन है, यही दुनिया का दस्तूर है, आप मुदाखलत ना कीजिए। लिहाजा ये अच्छा तरीका है। बहुत शुक्रिया कमरज़बान कायरा साहब, आप पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन तैनाती के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते। वेलकम बैक। इमरान खान पर कातलाना हमले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस ज़मीन में आज तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR के इंदराज के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्रियों में दरखास्तें दायर की। दरखास्त में चीफ जस्टिस से हमले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील और 3 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में अरशद शरीफ के कत्ल और आजम सवाती की मुबैना वीडियो की तहकीकात के मुतालबे भी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत पार्टी के दीगर अरकान ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इमरान हमले की तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की। जुडिशल कमीशन की हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 3 नुक्तों पर वो तवज्जो दें। इमरान खान साहब के खिलाफ एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हम चाहते हैं, हकायक और जिम्मेदारान कौम के सामने आने चाहिए। तो हम एक FIR रजिस्टर करने की जुस्तजू करते हैं। आजम स्वाति साहब और उनकी अहलिया की तस्दीक, उसका प्रोब किया जाए कि उसका जिम्मेदार कौन है। तीसरी जो हमारी दरखास्त है, अरशद शरीफ साहब जिनको कीनिया में कत्ल किया गया, और मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ और मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं कि हकायक क्या हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कातलाना हमला करके इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी। इमरान खान पर कातलाना हमला लोगों को नफ्सियाती तौर पर डराने के लिए किया गया, क्योंकि अवाम तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में जौक दर जौक शिरकत कर रहे हैं। कातलाना हमले के बाद एक और नाइंसाफ़ी हमारी दरखास्त पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने से इनकार करके की गई। पुलिस ने इमरान खान की जानिब से दिए गए 3 नामों पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया था। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि यह हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसे आइन के तहत कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। पुलिस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दरखास्त के मुताबिक ही मुकदमा दर्ज करने की पाबंद है। इंदराज मुकदमा के इनकार से कई बुनियादी सवालात और कानून के मखसूस इतलाक से मुतल्लिक भी सवाल खड़े हुए हैं। याद रहे, इमरान खान कातलाना हमले के 4 रोज़ बाद 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल करते हुए अगले ही रोज़ 8 नवंबर को पंजाब हुकूमत ने पुलिस की मुद्दत में इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत दर्ज किया, जिसमें ज़ेर हिरासत मरकजी मुलजिम नवीद को नामजद किया गया था। इस FIR को इमरान खान और पार्टी के दीगर कायदीन ने मुस्तरद किया था। 8 नवंबर को ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा सामने आया और वज़ीर आज़म ने इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त के ज़रिए दरख्वास्त की कि हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। याद रहे, पंजाब हुकूमत भी हमले की तहकीकात के लिए एक जेल दे चुकी है। दूसरी जानिब इमरान खान शिकवा कुना है कि आज भी लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म भी अपने ऊपर कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करा सकता। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है,
मुझे पता है किसने किया। तहकीकात में हो सकता है साबित हो कि वो नहीं है लोग, लेकिन ये तो मेरा हक है, आइन मुझे ये हक देता है कि मैं उनकी निशानदेही करूं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। मैं अपनी FIR नहीं दर्ज करवा सका। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में हुई। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और इलेक्शन कमिश्नर सिंध अदालत में पेश हुए। जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान और MQM की तरफ से वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहारुल हसन अदालत में मौजूद थे, जबकि IG ने नफरी की तादाद और तैनाती की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दौरान समाअत सूबाई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पुलिस और वजारत दाखिला सिक्योरिटी फराहम करे तो आइंदा 15 रोज में इलेक्शन करा देंगे, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके क्यों तौहीन अदालत कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दो अहम मसाइल हैं, पुलिस और रेंजर्स सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर हैं। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम ट्यूशन क्लासेस कराएं, कोचिंग भी दें, जिस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, सूबाई हुकूमत का नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार किया कि कब इलेक्शन कराएंगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने जवाब दिया कि आइंदा 15 दिनों में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि दोनों डिवीजन में 1307 हसास पोलिंग स्टेशन हैं, जिस पर अदालत ने पूछा कि हसास पोलिंग स्टेशन का क्या मतलब है, क्या फोर्स तैनात नहीं होगी। IG सिंध बताएं कितनी फोर्स फराहम करेंगे, जितनी फोर्स कहेंगे उतनी ही फराहम कर दी जाएगी। IG ने बताया कि पुलिस के पास कुल नफरी 1,18,000 है। एक्सपो सेंटर में 3,000 एहलकार तैनात हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने MQM के वकील से इस्तफसार किया कि आप चाहते हैं इलेक्शन ना हो, जिस पर वकील ने कहा हमारी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और फैसले से मुतल्लिक अहम दरखास्त देर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने नामुकम्मल कोरम के बावजूद अहम फैसले किए जो गैर कानूनी और बिला जवाज है। अदालत ने तमाम फरीकों के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत के बाहर वसीम अख्तर बेख्तियार मेयर पर इलेक्शन ना होने की तौजीह करते हुए नजर आए। कानून है 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, किसी ने शोर नहीं मचाया। अब इतना टाइम गुजर चुका है, इलेक्शन तो होना चाहिए था 90 दिन के बाद। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि बल्दिया को मजबूत किया जाए, ऐसा मेयर फिर ना आए कराची के मसाइल हल ना कर सके, उसके पास वो इख्तियारात ना हो, वो फंड्स ना हो। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, कल करा लें इलेक्शन, मगर फायदा क्या होगा, इतना पैसा खर्च होगा, कराची के अवाम को फिर ऐसा आदमी मिलेगा, ऐसा मेयर मिलेगा जिसके पास इख्तियारात नहीं होंगे, जिसके पास वसाइल नहीं होंगे। आपको बताते चले कि गुज़श्ता दिनों सिंध काबीना ने मजीद 90 रोज की ताखीर से बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़ मंजूर की थी, जबकि कराची में पहली बार 24 जुलाई, दूसरी बार 28 अगस्त और तीसरी बार 23 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। जनाब हाफिज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी पोजीशन अदालत में मुख्तलिफ है और पीपल्स पार्टी की अपनी पोजीशन अलग है, वो इंतज़ामी नौइयत की है, MQM एक डिफरेंट पोजीशन लिए हुए है। आपके ख्याल में ये अदालती फैसला या अदालत की ये कार्रवाई किस तरफ लीड करती हुई नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अदालत तो पहले भी ये फैसला कर चुकी है और जब 24 जुलाई को पहली मरतबा इलेक्शन तय हुआ था तो उस वक्त तो MQM, पीपल्स पार्टी, GDA और PTI ये सारे ही चले गए थे कि किसी तरह इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इनकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस इसलिए कहकर कर दी गई थी कि ये नहीं हो सकता और इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। उसके बाद बारिश की वजह से, उस वक्त कराची में ज़्यादा बारिशें हो रही थी, बारिश की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को 1 महीना और 4 दिन आगे बढ़ा दिया, जबकि उस वक्त भी हमने एतराज़ किया था कि आप बारिश अगर हो भी रही है तो आप 1 हफ्ते बाद की डेट दे दें जी, जिस दिन फोरकास्ट ना हो उस दिन की डेट दे दें। लेकिन उन्होंने बहरहाल
इतने दिन के लिए आगे लेकिन बढ़ा दिया। हाफिज साहब, जिस एक पर, मामला है मुख्तलिफ इंतजामी, होती रही। जिसकी तरफ आप इलेक्शन इशारा कर रहे हैं कि कमीशन के बारिशें साथ हो आप गई, करें। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो मामला है कि कानून में इतनी ज्यादा गुंजाइशें मौजूद हैं कि कोई ताकतवर मेयर जो है वो नहीं आएगा, बल्कि कमजोर सा मेयर आएगा। देखें, दो अलग अलग बातें हैं। मेयर का ताकतवर होना या कमजोर होना कानून का मसला है, ये एक अलग सवाल है और इसका भी पूरा जवाब मौजूद है। और उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पर आयद होती है कि उन्होंने ऐसा लूला लंगड़ा अंधा बहरा किस्म का कानून 2013 में क्यों पास किया, और फिर एमक्यूएम उनके साथ इत्तेहादी क्यों रही इतने तवील अरसे तक, उनके गवर्नर कई साल तक क्यों गवर्नर रहे अगर इतना ही उनको दर्द था। और फिर जब ये दोबारा उनकी गोद में जाके बैठे हैं रिजीम चेंज के मौके पर, तो उस वक्त इनको ये कहना चाहिए था ना कि 2 दिन के अंदर असेंबली से पूरा कानून पास हो सकता था। कह देते कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत अगर आप पास नहीं करेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। इतनी बड़ी बात थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो लाजमी इनकी बात मान लेती, तो इन्होंने उस वक्त भी ये काम नहीं किया। हाँ, वजारतें पकड़ ली, गवर्नरशिप पकड़ ली और अब एडमिनिस्ट्रेटर बनने के चक्कर में। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक अलहदा मसला है, इलेक्शन का इनेकाद एक अलहदा मसला है, इसका उसके कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि 28 अगस्त को जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट में एमक्यूएम चली गई और उसने कहा कि उन्होंने एक नई चीज़ कही कि क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हुई इसलिए आप इलेक्शन को आगे बढ़ाएं। हम भी इंटरवीनर बन गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह फैसला दिया कि नहीं, ये जो मसला है डिलिमिटेशन का, ये इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक रखता है। इलेक्शन 28 अगस्त को होना चाहिए, वक्त पर होना चाहिए, जो भी उस वक्त डेट तय थी। लेकिन फिर 28 अगस्त को उन्होंने सैलाब का बहाना बना दिया। अब मसला यह है कि बार बार हर कुछ अरसे के बाद ये कहते हैं कि 90 दिन के लिए आगे बढ़ा दें। यानी अगस्त में भी उन्होंने खत लिखा और कहा कि 90 दिन के लिए आगे बढ़ा दें, फिर उसके बाद सितंबर में भी यही कहा, यानी उसके बाद फिर जो है वो अब अक्टूबर में भी यही कहा, और अब इलेक्शन के पोस्टपोन होने के बाद 15-20 दिन बाद भी यही खत लिखा है। गोया इनके 90 दिन वहीं से शुरू होते हैं जब ये खत लिखते हैं। तो ज़िया-उल हक वाले 90 दिन हो गए कि वो होंगे ही नहीं और इंतखाबात भी नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं और एमक्यूएम उनके साथ इत्तेहादी है। ठीक है कि पीटीआई जिसने पहले पिटीशन की थी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अब बहरहाल उन्होंने इससे रुजू किया है और वो भी अब ये नहीं कहते कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन जमात इस्लामी जितनी फर्म है और जितने वाज़े तौर पर इलेक्शन मुनक़िद करना चाहती है, कोई पार्टी भी हमारा साथ नहीं दे रही है। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची के मसले का हल ये कि इलेक्शन हो और उसके साइमल्टेनियसली आप कवानीन पास कर दें। आपको किसने रोका है? एक दिन में असेंबली का इजलास बुला के आप पास कर सकते हैं। इस पूरे 6 महीने में लेकिन हाफिज साहब अगर ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब मुतल्लका कवानीन में तरमीम नहीं करती, तो क्या जमात इस्लामी के लिए एक कमज़ोर मेयर जिसको बाद में रोना पड़े, जैसे वसीम अख्तर साहब रोया करते थे, तो आप भी रोते रहेंगे अगर आपका मेयर आ जाए? नहीं, देखें, जमात इस्लामी का केस तो बहुत वाज़ेह है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो। और देखें, वसीम अख्तर साहब के मसाइल और थे, वो तो ज़्यादा रो भी नहीं सकते थे, इसलिए कि जिनकी फाइलें बनी हुई हों, जिनके दिन रात की मशगूलियात के मामलात अलग अलग हों, जिनकी प्रायोरिटी शहर ना हो, जिनको सिर्फ वजारतें पकड़नी हो और पार्टी में आपस में एक दूसरे से अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाने हो, उनका रोना भी क्या मानी रखता है। जमात इस्लामी का मेयर और जमात इस्लामी के पास बल्दिया आएगी। पहली बात तो ये है कि जो इख्तियारात और जो डोमेन हमारा है उसमें हम काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जो काम वो भी कर सकते थे, 25-26 अरब रुपए का बजट तो उनके पास भी था। सब अगर हम मिला लें डिस्ट्रिक्ट के मिला के तो 70-80 अरब रुपए इसके अलावा थे जो उनके पास थे। वो वाला डिलीवर करते तो पूरी कौम उनका साथ देती। जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो पूरे कराची के लोग मिलकर हमारे साथ मजीद इख्तियारात के लिए जिद्दोजहद भी करेंगे। इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि पहले मरहले पर अब इंतखाब से फरार होने की गुंजाइश नहीं है। पहले ही देखें, आइन में बहुत वाज़ेह, कानून का कोई मसला नहीं है, आइन में लिखा हुआ है। और यानी समझ लें कि इलेक्शन के जो एक्ट है 2017 का, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि वाज़ेह तौर पर कि 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन को, और उन 220 के तहत उनको आइन की आर्टिकल 220 के तहत ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का कि वो किसी भी इदारे को तलब कर सकते हैं, जिसमें फौज भी शामिल है, एफसी भी शामिल है, रेंजर्स भी शामिल है और कोई भी इदारा शामिल है। इसलिए ये एक्सक्यूज बनता ही नहीं है। एक तो झूठ बोल रही है सिंध हुकूमत के हमारे लोग सैलाब में मौजूद हैं, पुलिस वाले वो तो है ही नहीं। दूसरी बात यह कि अगर है भी तो फिर इलेक्शन कमीशन फौज तलब करे, रेंजर्स तलब करे, जो एफसी तलब करे। ये एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि पुलिस वाले आपके ख्याल में जो बुनियादी रुकावट है वो कौन है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है?
बदकिस्मती से जो इलेक्शन कमीशन सिंध है वो ऐसा लग रहा है अपने बिहेवियर में कि वो एक्सटेंशन बना हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बिल्कुल एक साथ हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इनकी सहूलतकारी कर रहा है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमने इसीलिए कहा था कि अगर आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा देना। आप एक तरफ अपनी पोजीशन भी होल्ड कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप फौज को खत भी नहीं लिख सकते कि जाइए और ड्यूटी अंजाम दीजिए, एफसी को तलब भी नहीं कर सकते, रेंजर्स से भी नहीं कह सकते और खुद पुलिस को मजबूर नहीं कर सकते जो झूठ बोल रही है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा जिम्मेदार है इस मामले का, जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जमहूरियत दुश्मन, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन रवैये का एक तरह से हामी बना हुआ नजर आ रहा है। मैं तवक्को रखता हूं कि कल जो इजलास हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, जिसमें मैं खुद भी जाऊंगा इंशाअल्लाह, हम नुमाइंदगी करेंगे जमात इस्लामी की, उसमें वाज़े और मुतय्यन तौर पर एक तारीख भी तय हो जाएगी और इलेक्शन के लिए वाज़े लाएमल भी तय हो जाएगा ताकि दोबारा इससे फरार कोई इख्तियार हासिल न कर सके। लेकिन अब साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत, बिलखुसूस सूबाई हुकूमत, उसके ज़िम्मे अमन व अमान है और बल्दियाती इंतखाबात हैदराबाद में और कराची में जब होंगे तो एक बहरहाल एक अमन व अमान की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, जिसके लिए बहुत तवील मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। तो इस माहौल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है कि वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करे? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, अभी ज़िमनी इंतखाब कराए ना, एक ज़िमनी इंतखाब में प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद के जो 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें 2 सीटों और 1 सीट पर, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ। इसी तरह मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कौमी इंतखाब कराने पड़ गए आइंदा 2-4 महीने में, वो तो पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त होंगे। क्या उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कि इदारे हमारी बात नहीं मान रहे? और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी या कोई भी हुकूमत ये कह सकती है कि अमन अमान का मसला है। इसलिए मसला अमन अमान से ज्यादा इस बात का है कि इनके दिमाग में कभी करवाएं क्या इन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन? पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री है, बल्दियाती इलेक्शन कराते ही नहीं है। इसी तरह नून लीग की भी ये हिस्ट्री है, नहीं कराते। पीटीआई तक भागती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जो है करवाना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये लोग तो अपने ही पार्टी के लोगों को भी निचली सतह पर इख्तियार नहीं देना चाहते। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कराने में कोई चीज रुकावट नहीं है, अमन अमान कायम करना इनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये उनसे कहें कि पुलिस एहलकार भी लगाओ, रेंजर्स भी लगाओ, फौज को भी बाहर, स्टेशनों के बाहर 2-2 लोग की तादाद में मुतय्यन करें। 2018 में पूरे पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन में जब फौज हो सकती थी तो कराची में क्यों नहीं हो सकती? और वैसे भी आज भी हाई कोर्ट में ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि अगर हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन में एक साथ नहीं हो सकते तो आप मुझे कराची डिवीजन की तारीख दीजिए। तो उस वक्त भी आए बाएं शाए करते रहे। इलेक्शन कमीशन से पूछा आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, उन्होंने कहा 15 दिन में करा सकते हैं। फिर आईजी से पूछा कि भाई क्या मामला है, उन्होंने हैदराबाद डिवीजन की बात शुरू की। तो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन करवाने हैं और आपको ये करना चाहिए। तो उन्होंने अपना फैसला रिजर्व किया है। मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिवली जिस तरह पिछला फैसला था उसी का इआदा होगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट तक में हमने केस तो किया हुआ है और उसकी हेयरिंग भी बिल्कुल करीब है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इतने वाज़ेह फैसलों के बाद अब फरार का कोई रास्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी को होश के नाखून लेने चाहिए, वरना उनके पास छुपने की जगह नहीं होगी। नईमुर रहमान साहब, आप इसको पॉलिटिकल तरीके से हल क्यों नहीं करते? ज़रूरी है कि अदालतों में जाएं आप, सियासी तौर पे मिल के, एमकेएम के साथ मिल के या हुकूमत के साथ मिल के आप इलेक्शन की डिमांड क्यों नहीं कर लेते? नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। मैं तो आज जाने के लिए तैयार हूं अगर पीपल्स पार्टी इस रवैये का मुजाहरा करे कि हाँ बैठे आइए और हम कोई डेट फिक्स कर देते हैं, आज बुलाएं, आज शाम को ये फैसला हो सकता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम इनसे बात करें तो इनका रवैया और होता है, मुज़ाकरात करें तो और होता है और फैसले और होते हैं। अब आप देखें ना कि 29 दिन का हमने धरना दिया इख्तियारात के हवाले से। एमक्यूएम तो नहीं दे रही थी धरना, एमक्यूएम तो इतनी बड़ी अपोजिशन थी, पीटीआई इतनी बड़ी अपोजिशन थी। उन दोनों ने हमारे 29 दिन के धरने के 15वें दिन एक धरनी दी थी 2 घंटे की, तीनों ने मिलकर, और उसके बाद भी उठ के चले गए थे। ये जंग तो हमने लड़ी थी। तो उसके नतीजे में हुआ यह था कि एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे पे इन्होंने इब्तिदाई तौर पर अमल दरामद शुरू भी किया, लेकिन इसी दौरान जब रिजीम चेंज का मामला आया तो ये फिर एमक्यूएम के साथ मिल गए। अब दोनों मिलकर खेल रहे हैं, एक दिन मीटिंग करते हैं, एक ऐलान करते हैं कि हमने इख्तियारात दे दिए हैं, मेयर को इख्तियार। अबे भाई, मेयर को इख्तियार दे दिए हैं तो असम्बली से पास करो। अगर आपने समरी घुमा दी है तो ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेकर आओ, वो भी लेकर नहीं आते। दूसरे दिन ऐलान करते हैं एमक्यूएम वाले कि अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा। तो भाई आपका यही काम है कि बस आपका एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर पे दूसरा नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा, एक को हटा के दूसरा लग जाएगा। तो आप और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिलकर को मुश्तरका हिकमत अमली क्यों नहीं इख्तियार करते? तो उसके ऊपर दूसरा हो सकता है।
जी, असल में देखिए, मैं आपको कराची के केस में एक बात बता दूं कि ये बात पहले भी आई थी जब हम इख्तियारात की जंग लड़ रहे थे। बदकिस्मती से कराची किसी की तरजीह नहीं है। ये जो पिटीशन इस वक्त चल रही है जिसमें पीटीआई मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहता हूं, मुझे अफसोस भी होता है, ये भी इनके एक साहब ने, चूंकि यहाँ पर 5-6 मेयर के उम्मीदवार हैं और हर एक अलग अलग काम करता है पीटीआई का, तो उनमें से एक साहब ने जाकर पिटीशन फाइल कर दी थी। जाहिर है वो पीटीआई की पिटीशन ही कहलाती है, और तो इसलिए वो है। इनकी दिलचस्पी का आलम यह है कि उसको फॉलो भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है, और उस पर जो मरकजी लीडरशिप को और उनके तमाम जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी और प्रायोरिटीज हैं, उनको चाहिए था ना कि इस केस को फाइट करते, तो उनकी संजीदगी कराची के हवाले से न पहले थी न अब है। तो ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एमक्यूएम पे तो एतबार किया ही नहीं जा सकता। वो तो चलते चलते राइट का इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट पे मुड़ जाते हैं और वहां जाके औरतों को पिटवा देते हैं सीएम हाउस पे, और उसके बाद खुद भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या बात हो सकती है? इसलिए ये लड़ाई तो कराची के आवाम को लड़नी है और जमात इस्लामी को लड़नी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के साथ इत्तेहाद किए हुए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इनसे ये इलेक्शन भी करवाएंगे और इख्तियार भी लेंगे इंशाल्लाह। तो आप कब तक फोर्सी कर रहे हैं इलेक्शन होता हुआ? देखें, भागने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ये इस इंतजार में है कि लेकिन हम 3 टालते दफा रहेंगे, तारीखें 90 बदली जा दिन चुकी करते हैं। रहेंगे और फिर कौमी इंतखाबात आ जाएंगे। जी हाँ, वो उन्होंने बदली है, लेकिन इसीलिए तो हम फिक्स करने के लिए अब हर जगह जा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और हम वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहेंगे कि अब आप तारीख फिक्स करवाएं इनसे, और उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये भाग सकें। इसलिए मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो बैठकर इस मसले को रिजॉल्व कर लें और हतमी तौर पर कोई चीज़ तय कर लें तो बेहतर है, वरना फिर उनकी सुबकी भी होगी, काम भी करवाना पड़ेगा, 100 जूते भी और 100 प्याज भी। बहुत शुक्रिया हाफिज नेमुर रहमान, आप हमें बता कि आपकी पोजीशन क्या है, जमात इस्लामी किस तरह कराची के इंतखाबात के इल्तवा को देख रही है। बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। डेली मेल हरजाना केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो रही। बरतानवी अदालत की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान अली यूसुफ को मेल ऑन संडे पर हत्क इज्जत के हवाले से जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए इस उज़्र के साथ वक्त मांगा कि शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनकी मसरूफियात के बायस हमें जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त दरकार है, जिसके जवाब में जज जस्टिस मैथ्यू नैकलिन ने हुक्म इम्तनाई की दरखास्त ये कहते हुए मुस्तरद कर दी कि मेरी अदालत में वजीर आजम की भी वही हैसियत है जो एक आम आदमी की है। लंदन हाई कोर्ट ने मुतलका केस में ताहाल जवाब न जमा कराने के बायस शहबाज शरीफ साहब को डेली मेल की कानूनी फीस जमा कराने का हुक्म दिया है, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ को 23 नवंबर तक 30,000 पाउंड अदा करने हैं। अदालती फैसले में उनके दामाद अली इमरान को भी 27,055 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया गया है। 14 जुलाई 2019 में एक बरतानवी अखबार मेल ऑन संडे में उसके सहाफ़ी डेविड रोज की जानिब से उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के खिलाफ एक रिपोर्ट शाया की गई थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की ज़लज़ला ज़दगान को बरतानिया से मिलने वाली बैरूनी इमदाद में मुबैना खुर्द बुर्द का इंकशाफ किया गया था। करप्शन के इल्ज़ामात के जवाब में शहबाज शरीफ की जानिब से इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए डेली मेल के खिलाफ हत्क इज्जत का केस दायर किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुकदमे में डेली मेल की जानिब से अदालत से 9 बार वक्त लिया गया, मगर रवां साल मार्च में बरतानवी अखबार की जानिब से 50 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया गया, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस जवाब का जवाब जमा नहीं कराया जा सका। इससे कबल भी शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का हिस्सा रह चुके हैं। शहबाज शरीफ मुल्क की सियासत की एक अहम शख्सियत और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर इन इल्ज़ामात का सामना करते रहे, और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुल्क के वज़ीर आज़म एक दूसरे मुल्क में किसी मुकदमे के फरीक हैं। शहबाज शरीफ बतौर फर्द कोई मुकदमा हारे या जीते, जुर्माना अदा करें या सजा पाए, ये परवाह शायद किसी को ना हो, मगर वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ का ये मुकदमा और उन पर जुर्माना बहरहाल पाकिस्तान की जगह सही। लतीफ़ा यह है कि इस पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ही गौर करना है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।